नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे। अल्मोड़ा के लामगढ़ में स्थित डोल आश्रम में श्री पीठम स्थापन महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन भी किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन जहां दुनिया का सबसे बड़ा षड्यंत्र लगा है डोल आश्रम, जो हमारे राज्य का बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है, यह स्थान आज बहुत फलीभूत हो गया है। आदि कैलाश पार्वती कुंड की यात्रा की भी आज से शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 में जब से आदि कैलाश पार्वती कुंड, जागेश्वर धाम, पिथौरागढ़ आदि का जब से भ्रमण किया, तब से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि भी हुई है। उत्तराखंड में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि उत्तराखंड में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। सीएम धामी ने कहा है कि ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है और उसी का परिणाम है कि अपराधी या तो उत्तराखंड से भाग रहे हैं या फिर पकड़े जा रहे हैं, और पकड़े गए अपराधियों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। आगे मुख्यमंत्री ने कहा है कि हाल ही में भेष बदलकर छिपे अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन कालने में भी चलाया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने दोहराया है कि सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को भय मुक्त और अपराध मुक्त बनाना है। हमने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया था और उसी का परिणाम आने लगा है। अपराधी यहाँ से भाग रहे हैं या जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसको और तेजी से चलाया जाएगा। आम जनमानस अंदर किसी प्रकार का भी कोई भय का वातावरण न रहे, ये पूरी तरह से अपराध मुक्त उत्तराखंड हो, ये हमारा संकल्प है। ऑपरेशन कालने में देखिए, ऐसे ठग, ऐसे बहरूपीय और छद्म वेशधारी, उनके खिलाफ जो धर्म को बदनाम करते थे, धर्म की आड़ में बाधा बनते थे, उसको चलाया गया था। उसके बहुत संतोषजनक परिणाम पहले आए थे, उसको फिर से शुरू किया गया है। चार धाम यात्रा चल रही है, इसके बाद कांवड़ यात्रा चल रही है। आने वाले समय में हमारे भी राज्य में कुंभ का भी आयोजन होना है, तो इसलिए कालनेमी को भी जोर शोर से चलाया जाएगा। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। जल संरक्षण कार्यों की धीमी रफ्तार पर मुख्य सचिव नाराज। SARRA को 1 साल की कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश। प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित नदियों पर करे काम शुरू। चेक डैम श्रृंखला निर्माण और मेंटेनेंस पर भी जोर दिया गया है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज कार्य 30 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। नैनीताल देहरादून में भूजल संवर्धन कार्य 2 महीने में पूरा भी हुआ है। तो जल संरक्षण कार्य जन भागीदारी पोर्टल पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर योजना के तहत जल स्रोतों के पुनर्जीवित पर भी जोर दिया गया है। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज कार्य 30 जून तक पूरा करने के निर्देश इस दौरान मुख्य सचिव ने दिए हैं। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की बड़ी बैठक ये रही और किस तरह से नाराजगी भी जताई गई है मुख्य सचिव की ओर से? देखिए विशाल, जल संरक्षण कार्यों की धीमी रफ्तार को लेकर मुख्य सचिव ने बैठक ली है। उसमें नाराजगी उनकी ओर से व्यक्त की गई है। बैठक के दौरान साफ तौर पर अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई है कि अब काम में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही SR को लेकर जो है 1 साल की स्पष्ट और टाइम बाउंड कार्य योजना तैयार करने के निर्देश जो है वो उन्होंने दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि चिन्हित नदियों को प्राथमिकता के आधार पर तुरंत काम शुरू कराया जाए। खासतौर पर चेक डैम के श्रृंखला निर्माणों और नियमित मेंटेनेंस पर जोर दिया गया है, ताकि बरसात के पानी को अधिकतम उपयोग हो सके और भूतल स्तर में सुधार लाया जा सके। इसके साथ साथ अगर विशाल बात करें तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लेकर भी जो है 30 जून तक हर हाल में कार्य को पूरा करने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। नैनीताल और देहरादून जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भूजल संवर्धन की जो काम होने हैं वो अगले 2 महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश जो है मुख्य सचिव ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड जो है कार्यों को करना होगा कि जल संरक्षण से जुड़े जो काम है वो कितने हो सके, ताकि पारदर्शिता जो है वो बनी रहे, आमजनों को भागीदारी जो है वो सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर योजना के तहत जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष फोकस करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जल संकट से निपटने के लिए सरकार अब जमीन स्तर पर तेजी से काम करना चाहती है और उसमें जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर योजना जो है वो अहम भूमिका निभाएगी। इसके लिए जल स्रोतों को जो है पुनर्जीवित करने
का काम जो है वो करना होगा, इसलिए उस पर विशेष फोकस करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। लेकिन योगेश, क्योंकि अभी से दिक्कतों का सामना लोग करते हुए नजर आ रहे हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, और पानी की बड़ी किल्लत अभी से होनी शुरू हो गई है, जबकि अभी गर्मी अभी काफ़ी बाकी भी है। तो ऐसे में क्या ये नाराजगी इस वजह से थी कि लोग परेशान हैं, या फिर इस वजह से थी कि जो सरकार ने लक्ष्य रखा है वो पूरा नहीं हो सका है? और देखिए, मुख्य सचिव जब बैठक ले रहे थे तो उन्होंने जानकारी ली कि आखिरकार जो काम, जो प्रोजेक्ट जो है पर्वतीय इलाकों में चल रहे हैं, जो लोगों को लाभ देने के लिए चलाए गए हैं, उनमें कितना काम हुआ है। तो उनकी जो रिपोर्ट है वो जिस तरह से सामने आनी चाहिए थी उस तरह से नहीं आई। उनमें कार्य की जो गति है वो धीमी है, जिससे लोगों को निश्चित तौर पर असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। वो वही नाराजगी का एक विषय बनी। और उन्होंने कहा कि जब काम ही पूरी तरह से जो है तेजी पर नहीं होगा तो लोगों को परेशानी होगी। जल स्रोत वैसे ही हमारे पास जो है उतने नहीं है, और उसको बेहतर करने के लिए जो प्रयास हम लोगों को करना चाहिए वो प्रयास जो है लगातार कहा जा रहा है, लेकिन वो उस तरह का प्रयास नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से नाराजगी दिखी। और अधिकारियों के जो है आप जो पेच है वो टाइट करते हुए नजर जो है मुख्य सचिव उसमें आए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर अब इस तरह की लापरवाही सामने आएगी तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन योगेश, ऐसे में लगातार देखो, ये परेशानी का सामना तो करना ही पड़ रहा है लोगों को। ऐसे में क्या अधिकारी पूरी तरह से सख्त रुख नहीं अपना पा रहे हैं, या पूरी तरह से काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? क्या इसके पीछे की वजह मानी जा रही है कि लोग परेशान हैं अभी भी पानी की वजह से? देखिए, जिस तरह से अगर देखा जाए विशाल, 1 साल के लिए टाइम स्पष्ट किया गया है, टाइम बाउंड से योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, और इस तरह के निर्देश पहले भी दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी टाइम बाउंड्स का ध्यान नहीं रखते हैं। कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही इस तरह की रहती है कि वह इस पूरे जो प्रोजेक्ट है उस पर जो काम होना चाहिए, जो समय दिया गया है, समयबद्धता पर जो है ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उनकी लापरवाही रहती है, और इसी वजह से जो है नाराजगी देखने को मिली है। लेकिन इस बार सख्त रुख अपनाया गया है और स्पष्ट निर्देश दिए गए, जिसके बाद जो है किसी प्रकार की कोई छूट मिलने वाली नहीं है। अगर इस तरह की चीजें सामने आएंगी या लापरवाही सामने आएंगी, कार्रवाई के लिए फिर वो अधिकारी जो है तैयार रहे, क्योंकि इनके खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो फिर प्रशासनिक और शासनिक स्तर पर लिया जाएगा। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने अपनी पत्नी डॉक्टर प्रीति अडानी के साथ शादी की 40वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर शुक्रवार को केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना और दर्शन किए हैं। ऐसे में देश की प्रगति और समृद्धि के लिए भगवान महादेव से आशीर्वाद भी मांगा है। इस मौके पर गौतम अडानी ने विश्व श्रमिक दिवस के अवसर पर अडानी ग्रुप के 4 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए नई पहल अपनी बात अपनों के साथ की भी घोषणा की है। राज्य में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार के निर्देशों के मुताबिक शुरुआत में सप्लाई करीब 40% तक प्रभावित हुई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर लगभग 70% तक सामान्य किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहले जैसे हाहाकार की स्थिति अब नहीं है और हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। चारधाम यात्रा को देखते हुए केंद्र सरकार विशेष रूप से संवेदनशील है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यात्रियों और व्यवसाय से जुड़े लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। ये घरेलू गैस है या हमारे कमर्शियल सिलेंडर है, कमर्शियल सिलेंडर को लेके भारत सरकार, क्योंकि सभी कुछ जो है हम भारत सरकार के जैसे ऑर्डर्स हैं या डायरेक्शंस है उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। तो शुरुआत में कमर्शियल सिलेंडर जो है वो 40% जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे थे, उसके बाद में 60% प्रोवाइड किए, आज 70% प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि पहले के मुकाबले काफ़ी सामान्य स्थितियाँ आई हैं और निश्चित रूप से लोग अपने वैकल्पिक भी अपना, चाहे वो इलेक्ट्रिक ईंधन का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को अपना कर रहे हैं, कहीं पर लकड़ी के माध्यम से भी कर रहे हैं। लेकिन मैं समझ रही हूँ कि कमर्शियल सिलेंडर को लेकर अभी जिस प्रकार से शुरुआत में एक हाहाकार की स्थितियाँ थी, वो हाहाकार की स्थितियाँ नहीं हैं। भारत सरकार ने खासकर मैं कह सकती हूँ कि चारधाम यात्रा के लिए विशेष चिंता करी है और आप हम सब ये देख रहे हैं कि अभी इस प्रकार का ना कोई प्रकरण आया है और मुझे लगता ना आएगा, क्योंकि ये भरकस कोशिश है। क्योंकि हमारे यहाँ पे यात्री केवल अपने ही नहीं होते, हमारे यहाँ पे यात्री पूरे देशव्यापी होते हैं, तो उनको कोई परेशानी ना खड़ा हो उसकी व्यवस्था जो है सरकार भी कर रही है, विभाग भी कर रहा है और हम लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक अनुशासन को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बुटोला ने कहा है कि राज्य में शासन प्रशासन का इकबाल खत्म होता जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जिस सरकार में आईजी रैंक का अधिकारी पकड़ा जाता है और फिर जिले के एसपी को ही धमकाने का साहस करता है, वो आम जनता की सुरक्षा की क्या गारंटी लेगा।
बुटोला के मुताबिक ये घटना सरकार की प्रशासनिक विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है और इससे साफ है कि सिस्टम में ऊपर से लेकर नीचे तक भारी गड़बड़ियां हैं। मैंने आपसे ये जरूर कह दिया है कि जब एक सरकार की कर्मचारी और वो पुलिस का आईजी जैसा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पे बैठा हुआ व्यक्ति किस तरह से पकड़ा जाता है और किस तरह से वो एसपी को धमकाने के काम करते हैं, इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं। आप गोदयाल जी को पूछ रहे थे कि ये कह रहे कि ऑपरेशन प्रहार चला रहे। ऑपरेशन प्रहार यदि भाजपा चला लेगी ना तो भाजपा में एक कार्यकर्ता नहीं बचेगा, सारे गुंडे तो भाजपा के अंदर है। अब वो ऑपरेशन प्रहार चलाएंगे तो भाजपा में कोई भी नहीं रहेगा। तो भाजपा को ये शब्द ही नहीं देना चाहिए। उनका तो ये है कि जितने गुंडे हैं, अराजक तत्व हैं, जितने बिगड़े लोग हैं, वो सारे के सारे उनमें निहित है और वो लाने का काम कर रहे हैं। तो ये उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये उम्मीद ज़रूर कीजिएगा कि 6 महीने बाद इस प्रदेश में चुनाव होना है। पूरी जनता इस प्रदेश की चाहती है और साथ में आप लोग भी चाहते हैं कि यहाँ से ये सरकार जाए और यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो यहाँ का देवित्व स्वरूप है वो कांग्रेस वापस लाएगी। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और चुनावी माहौल पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान केंद्र सरकार और केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि जो तस्वीर दिखाई दे रही है जमीनी हकीकत उससे काफ़ी अलग हो सकती है। जो मशीन है उसमें सब कैद है, पूरा रिजल्ट उसी में है। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ एग्जिट पोलों में कुछ चैनल बीजेपी का रुझान बता रहे हैं और कुछ चैनल वहां पर जो स्थानीय पार्टी है तृणमूल कांग्रेस उसका रुझान बता रहे हैं बंगाल में। लेकिन मेरा ये मानना है कि मुझे पता नहीं क्यों पर मुझे ये विश्वास है कि वहां तृणमूल कांग्रेस ठीक ठाक मेजोरिटी के आधार पर सरकार बनाए, अच्छी मेजोरिटी के आधार पर सरकार बनाए। जिस प्रकार से वहां ये देखा गया, चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और जो फोर्सेस सेंटर के लगाए गए थे, वो जो हवा बनाया गया था, एक डरावना माहौल बनाया गया था, बीजेपी को मीडिया में जो दिखाया गया कि बस बहुत ही अटैक पोजीशन में है, बहुत ही आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है हकीकत इसके ठीक विपरीत है। वहां जो अभी तक सरकार थी तृणमूल कांग्रेस की, ये लगता है कि वही सरकार बनी है। देहरादून में बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान के तहत आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर्स के बच्चों के लिए 41 सीटर बस की शुरुआत की गई है। जिलाधिकारी सुनील बंसल ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी इस दौरान किया है, जिससे अब बच्चे स्कूल बस से आ सकेंगे। डीएमएफ फंड से मिली सुविधा के साथ सेंटर में नवनिर्मित डॉर्मेट्री का भी उद्घाटन किया गया है। अब तक 369 बच्चों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जिसमें से 200 से अधिक को शिक्षा की मुख्य धारा से भी जोड़ा गया है। जिला प्रशासन की ओर से बच्चों के पुनर्वास, शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं निगरानी और रेस्क्यू के लिए होमगार्ड जवानों की भी तैनाती की गई है। बच्चों में एक जागृति लाई गई थी कि उनके जो जीवन का उद्देश्य है वो कुछ और है, और जब 3-4 महीने के बाद उनका ये माइंडसेट ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो तब उनको रेगुलर स्कूल्स में भर्ती कराया जाता है। ऐसे हमारे लगभग 150 से अधिक बच्चे स्कूलों में भर्ती हो चुके हैं आफ्टर गोइंग थ्रू 4 मंथ्स ट्रेनिंग इन आईसीसी, और अभी भी वहाँ पर 100 के लगभग बच्चे अध्ययनरत हैं। सो उनको घर से रिकवर करना, घर से और आईसीसी तक और स्कूल तक कम्यूट करवाना, ये भी हमारे ज़िले की टीम ही संपादित कर रही है, जिससे उनकी रिटेंशन बनी रहे आईसीसी में भी और स्कूल्स में भी, और पेरेंट्स के ऊपर किसी भी तरह का बर्डन ना आए और बच्चे सुरक्षित भी रहें। तो इसी के दृष्टिगत जो हमारी पहले 3 बसेस थी वो सैचुरेट हो गई थी और एक बड़ी बस की और आवश्यकता महसूस हुई, उसी वजह से आज इसका शुभारंभ किया गया। बद्रीनाथ धाम की यात्रा धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है। खुशनुमा मौसम के चलते तीर्थ यात्री बद्रीपुरी पहुंचकर पवित्र अलकनंदा नदी और दिव्य तृप्त कुंड में आस्था की डुबकी लगा रही हैं।
30 अप्रैल को जहां करीब 11,000 श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचे, वहीं कपाट खुलने से लेकर अब तक बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की आमद का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। इस संबंध में बीकेटीसी उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने बताया कि बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर बद्रीपुरी में श्रद्धालु विशेष स्नान दान पुण्य के साथ सुगमता के साथ भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। नैनीताल के कई इलाकों में इन दिनों वन्यजीव लगातार दिखाई दे रहे हैं, जिससे लोगों में डर भी बढ़ गया है। हाल ही में एक वन्यजीव दोपहिया वाहन की चपेट में आ गया, जबकि दूसरे को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया गया। तीसरी घटना भीमताल ब्लॉक के ग्राम रानीबाग इंदिरानगर की है, जो काठगोदाम हल्द्वानी शहर के पास स्थित है। यहाँ भी एक वन्यजीव को पिंजरे में कैद किया गया है। शहर के नज़दीक इस तरह वन्य जीवों का आना भविष्य के लिए चिंता का विषय भी बनता जा रहा है। नैनीताल के भीमताल ब्लॉक में लगातार मानव वन्यजीव संघर्ष में अनेक लोगों की मौतें हो चुकी हैं और जिसमें 2 बंगाल टाइगर और अनेकों गुलदार पकड़े गए। एक दिन में 3 बाघों का पकड़ा जाना वास्तव में चिंताजनक है और कल भी रानीबाग में एक और बाघ पकड़ करके रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया। मेरा मानना है कि जब तक वन विभाग तब तक सुस्ती ना करे, जब तक कि जो आदमखोर बाघ है वो पकड़ा ना जाए और जब तक कि इस बात की पुष्टि ना हो जाए कि जितने बाघ पकड़े गए हैं उनमें वास्तव में ये आदमखोर है, जब तक उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा हमें आदमखोर बाघ का, तब तक वन विभाग वहाँ पर पिंजरे लगाए और जो भी रात में गश्त है या जो भी ट्रैंकुलाइज करने वाला काम है उसको लगातार करे। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। ऐसे में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर सुख समृद्धि और शांति की कामना की है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। वहीं ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वो सुरक्षा नियमों का पालन करें और गंगा स्नान के दौरान सावधानी बरतें। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 पूरे आस्था और उत्साह के साथ जारी है। 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारों धामों में देश विदेश से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सरकार के मुखिया का दावा है कि इस बार यात्रा रिकॉर्ड तोड़ेगी। उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा में हर दिन हजारों की संख्या में तीर्थयात्री शामिल हो रहे हैं। सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा में देश के कोने कोने से श्रद्धालु आना चाहते हैं और यात्रा के शुरुआती दिनों में ही 5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने यहां पर दर्शन किए हैं। देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। पूरे देश दुनिया के सनातनी चारधाम आना चाहते हैं, उसके अनुरूप सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। अच्छी चारधाम यात्रा चल रही है और लगभग 1 सप्ताह में 5 लाख से भी अधिक लोगों ने चार धामों के अभी तक दर्शन कर लिए हैं। और चूंकि अब मई का महीना आने वाला है, इस महीने यात्रा पूरे फुल स्विंग में होगी, तो हमारा सभी प्रयास है कि सभी यात्री यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेकर जाए। मुख्यमंत्री का कहना है कि लोगों में श्रद्धा और उत्साह का वातावरण देखा जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में तीर्थयात्रियों की संख्या काफी बढ़ेगी। राज्य सरकार को पूरी उम्मीद है कि इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। पिछले साल कई तरह की परेशानियों के बावजूद करीब 52 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे और इस बार अब तक 5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री धामों के दर्शन कर चुके हैं। तीर्थयात्रियों की सुविधा को लेकर सभी प्रयास किए जा रहे हैं और तीर्थयात्री यहां से दर्शन करके अच्छा अनुभव लेकर जाएं, ये हमेशा से कोशिश की जा रही है। कि हर बार यात्रा में संख्या बढ़ी है आने वाले श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की, भक्तगणों की। तो इस बार जो शुरुआती जिस प्रकार का आंकड़े आए हैं, उससे लगता है कि एक बड़ा रिकॉर्ड इस बार भी बनेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि हर साल चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों की संख्या बड़ी है, लिहाजा इस बार संख्या बढ़ेगी और यात्रियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने ऑपरेशन कालनेमी का जिक्र करते हुए कहा कि ऑपरेशन कालनेमी के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। अगले साल हरिद्वार में अर्धकुंभ है, लिहाजा ऑपरेशन कालनेमी जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। ऑपरेशन कालनेमी देखिए, ऐसे
ठग, ऐसे बहरूपीय और छद्म वेशधारी, उनके खिलाफ जो धर्म को बदनाम करते थे, धर्म की आड़ में बाधा बनते थे, उसको चलाया गया था। उसके बहुत संतोषजनक परिणाम पहले आए थे, उसको फिर से शुरू किया गया है। 4 धाम यात्रा चल रही है, इसके बाद कांवड़ यात्रा चल रही है। आने वाले समय में हमारे ही राज्य में कुंभ का भी आयोजन होना है, तो इसलिए कालनेमी को भी जोर शोर से चलाया जाएगा। चारधाम यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है, जो लगातार अभी भी जारी है। हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण भी जारी है। विपक्ष लगातार व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि यात्रा मार्गों पर यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं की जा रही है। यही वजह है कि यात्रियों की संख्या में आए दिन बढ़ोतरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड के पहाड़ों में आज भी कई इलाकों में पेयजल की समस्या बरकरार है। राज्य सरकार का दावा है कि ज्यादातर इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत काम किया जा रहा है, लेकिन चंपावत के लोहाघाट में 5 दिनों से पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। गर्मी बढ़ने के साथ ही चंपावत जिले के लोहाघाट नगर में पेयजल के लिए हाहाकार मचनी शुरू हो गई है। जल संस्थान की तरफ से 4 से 5 दिन में पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिस कारण नगर की आबादी नौलों, धारों, हैंडपंपों से पानी ढोने को मजबूर है। पूर्व सभासद राजकिशोर शाह, विवेक ओली व अन्य लोगों ने बताया कि जल संस्थान 4 से 5 दिनों में पानी उपलब्ध करा रहा है, वो भी मात्र 100 लीटर, जिस कारण लोगों को गंभीर पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। नगर में अभी पेयजल की भारी किल्लत है, भारी समस्या है और लोगों में रोष है, क्योंकि हमारे सुनने में आया कि 5 दिन में पानी आ रहा है और हम ये चाहते हैं कि टैंकरों और पिकअप के माध्यम से, जैसे इनने पहले हमें पानी दिया था तीसरे दिन, वहाँ टैंक में डाल के जनता को दिया जाए पानी। और जनता में काफ़ी रोष है, नौले धारे से लोग अपनी प्यास बुझा रहे हैं। और जो ये सोलर हैंड पंप हमारे लगे हैं, इनमें अतिरिक्त दबाव बढ़ने से इनमें हमें 10 बजे से पहले पानी नहीं मिलता है, शाम को पानी नहीं मिल पा रहा है और माताएं बहनें हमारी परेशान हैं, दिन भर पानी के इंतजार में रहती हैं। अब पानी आएगा, अब पानी आएगा। नौले धारों में जाती हैं तो वहाँ भी लंबी लंबी भीड़ें लगी रहती है। और मेरा विभाग से यही अनुरोध है, मैं ये चाहता हूँ जो हमारी पूर्व में व्यवस्था थी, टैंकर और पिकअप के माध्यम से हम वहाँ टैंक में पानी डालते थे और अपनी जनता को तीसरे दिन पानी उपलब्ध कराते थे। मेरा ये विभाग से कहना है कि वही व्यवस्था यहाँ पर बनाई जाए, जिससे कि हमारे नगर में पेयजल की व्यवस्था सुचारू ढंग से चले। हम यही चाहते हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन व जल संस्थान से ये पूर्व के भांति टैंकरों से टैंकों में पानी डाल लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही लोगों ने जल्द से जल्द सरयू पेयजल लिफ्ट योजना निर्माण की मांग की। वर्षों से लोहाघाट नगरवासी पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। लोग गर्मी शुरू होते ही दूर दूर नौलों धारों से पानी ढोने को मजबूर हैं। वहाँ भी भारी भीड़ होने के चलते लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। सरयू लिफ्ट पेयजल योजना लोहाघाट नगर के लिए पास हुई थी, लेकिन लोहाघाट नगर में पानी की भारी किल्लत है और लोग देखे हैं सरयू लिफ्ट पेयजल योजना में कब काम शुरू होता है। लेकिन और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।